हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं गद्य खंड का हिंदी 11वीं कक्षा का, वो आज तीसरा दिन है और आज हम लोग तीसरे दिन में चैप्टर 7, 8 और 9 का पूरा MCQ और PYQ डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक से संबंधित क्वेश्चंस हैं और पाठ से संबंधित क्वेश्चन है वो सारा का सारा आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप सारे लोग नोट कर लिए होंगे। अब एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कराएंगे और उसके बाद फिर आप लोग का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, जो कि साप्ताहिक परफॉर्मेंस टेस्ट आप लोग को देने ही है। इसलिए मैं आप लोगों का परफॉर्मेंस टेस्ट ओरल लेकर के रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आपको रिटन के लिए जो है वो ज़्यादा देर ना बैठना पड़े, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से फोकस करिएगा, मैं जो बोल रही हूँ उसको भी सुनिएगा, क्योंकि यहाँ तो मेन कॉन्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो कहानी में बहुत सारे चीज़ हैं जो तथ्य यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला और आज का जो पहला चैप्टर का नाम है सिक्का बदल गया, ठीक है। सिक्का बदल गया किसके द्वारा रचित है? कृष्णा सोबती के द्वारा। अब कृष्णा सोबती के बारे में जान लीजिए कि कृष्णा सोबती जो है वो गुजरात में इनका जन्म हुआ था, और जब इनका जन्म हुआ था आप देख लीजिए 1925, ठीक है। उस समय गुजरात जो था वो गुजरात था, लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ था? विभाजन भी हो गया था। तो गुजरात का कुछ हिस्सा जो है वो किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए वर्तमान में इनका स्थान क्या है? वर्तमान में इनका स्थान जो है वो पश्चिमी पंजाब गुजरात है। पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान में। अभी गुजरात में इनका जन्म हुआ था, कहाँ? गुजरात में, लेकिन वो विभाजन के बाद वो एरिया कट के कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो बस आप याद रखिएगा कि जो है वो गुजरात में जन्मी थी, लेकिन अब जो अगर पूछ लिया जाए, अगर आपके ऑप्शन में दे दिया जाए गुजरात के जगह पे अगर आप पाकिस्तान दे दिया जाए तो आप क्या डालेंगे? पाकिस्तान डालेंगे। क्लियर है? इससे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ये चीज मैं डाल दी हूँ, ठीक है। ये जो गुजरात है वो कट के उसको पश्चिमी पंजाब भी बोला जाता है, ठीक है। पश्चिमी भाग, गुजरात का पश्चिमी भाग, ठीक है। वो चीज जो है वो अब चला गया है कहाँ? पाकिस्तान, ठीक है। तो इनके जन्म से जो है ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, इसके मुख्य पात्र में जो है वो आपका सेरा है, साहनी है, फिरोज है और दाऊद खां है। अब ये दाऊद खां कौन था? तो ये दाऊद खां जो था वो पुलिस थे वहाँ पे, इंस्पेक्टर के रूप में है इस कहानी में। सेरा कौन है और साहनी कौन है? साहनी जो है वो एक बूढ़ी औरत है जो कि जो है वो कहाँ रहती थी? गुजरात में रहती थी। लेकिन जहाँ विभाजन हुआ, यानी हमारा देश आज़ाद हुआ, तो कुछ लोग जो है वो विस्थापित होकर कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। और पाकिस्तान के कुछ लोग कहाँ आ गए थे? गुजरात नहीं, हिंदुस्तान में, ठीक है। तो वही जो है वो विभाजन की त्रासदी, इस कहानी का जो विषय वस्तु क्या है? विभाजन की त्रासदी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि विभाजन की त्रासदी किस कहानी का विषय वस्तु है और 4 कहानी दे दिया जाए, आपको 3 कहानी और 1 कहानी दे दिया जाए, आपको देखा गदर, तो आप क्या डालेंगे? सिक्का बदल गया डालेंगे। क्या डालेंगे? सिक्का बदल गया डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप एक चीज और ध्यान देंगे, एक चीज और आप ध्यान देंगे कि इसमें जो है सांप्रदायिकता विषय वस्तु जो है वो सांप्रदायिकता का जो अगर दिख जाए, सांप्रदायिकता का विषय वस्तु अगर पूछ लिया जाए कि किसमें है, वो भी आप किसमें डालेंगे? किसमें डालेंगे? यानी 2 विषय वस्तु, एक तो सांप्रदायिकता और दूसरा विभाजन, ठीक है। सांप्रदायिकता और विभाजन 2 विषय वस्तु किसमें है? सिक्का बदल गया था क्वेश्चन में। समझ में आया? सांप्रदायिकता मतलब क्या? मतलब जहां विभाजन के कुछ लोग इधर और कुछ लोग इधर जा रहे थे, तो क्या हो रहा था? यहाँ पे जबलपुर में जो है वो आग लगाने की घटना भी दिखाई गई है। आप लोग तो नहीं आए थे, इसलिए ये तो मैं पुनरावृत्ति कर रही हूँ, यानी रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने ये सब पढ़ाई नहीं है। जब मैं पढ़ाई की और मैं फिर और एक बार आपको फिर से पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं सार बता रही हूँ। ये कहानी जो है वो एक बूढ़ी औरत का है, जिसमें वो बूढ़ी औरत जो बहुत अमीर घर की रहती हैं, उनके पास पूरा जायदाद रहता है और उनके साथ में उनके पति का जो है वो देहांत हो गया रहता है, ठीक है। और उनका नौकर जो है वो उसका नाम रहता है सेरा, वो उनके साथ रहता है, ठीक है। और वो सेरा जो होता है वो कहाँ का होता है? वो भारत का
यानी विभाजन में उसको पाकिस्तान नहीं जाना होता है। तो फिरोज नाम का जो एक जो आपका क्या बोले भारतीय मुस्लिम है, वो उसको क्या बोलता है कि तुम साहनी को मार दो। क्या बोलता है? तुम साहनी को मार दो, क्योंकि वो पाकिस्तान की है और उसका सारा पैसा और उसका क्या ले लो, उसका जमीन जायदाद, उसका मकान सबको हड़प लो, ठीक है। लेकिन वो साहनी इतनी अच्छी रहती है कि वो सब का मतलब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो है वो क्या दिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम का प्यार भी दिखाया गया है। लेकिन फिर ये दिखाया गया है कि सिर्फ एक विभाजन की रेखा जहाँ विभाजन की रेखा खिंच जाती है तो हिंदू मुस्लिम की एक जो एकता है वो खंडित हो जाती है। लेकिन वैसे में भी कुछ लोग जो है, कुछ हिंदू बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मुस्लिम बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग दोनों बोलते हैं कि नहीं, ये विभाजन की रेखा हमारे प्रेम को नहीं बांट सकती है। हम लोग सब जो है वो क्या है, पहले भारतीय हैं, हम लोग सबसे पहले इंसान हैं और हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आखिर जो है वो शेरा साहनी को नहीं मार पाता है। यही कहानी है, ठीक है। ये मैंने आपको निचोड़ बताया है, इसका आप कहानी और पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। यानी कि इसमें दिखाया गया है कि इंसानियत को जो महत्व दिया गया है, इसमें किसे महत्व दिया गया है, इंसानियत को। सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर उठ करके जो है वो एक मनुष्य का जो मनुष्य के प्रति प्यार होता है उसको जो है वो इसमें दिखाया गया है। क्लियर रहेगा? अब ये कहानी कुछ तो समझ में आ गई आप लोगों की। तो आप याद रखिएगा, शेरा कौन था, नौकर था। साहनी कौन थी, मालकिनी थी उसकी। और वही जो है वो विभाजन के बाद कहाँ जाने वाली थी, वो पाकिस्तान में जाने वाली थी, ठीक है। और दाऊद था कौन था, इंस्पेक्टर था, ठीक है। इस तरह से जो शॉर्ट में जो आपने कहानी समझा। और इस कहानी का विषय वस्तु क्या था, विभाजन की त्रासदी। त्रासदी मतलब होता है खराब चीज, मतलब विभाजन जो है वो कैसे लोगों की जिंदगी बदल देता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसका पूरा संवेदना जो है वो इस कहानी में दिखाया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इसको पूरा एक कहानी एक क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग को मानवीय संवेदना आप लोगों की समझ में आएगी। आप लोग जो है वो समझेंगे कि इंसानियत क्या होता है, ठीक है। इसमें वही इंसानियत का जिक्र दिखाया गया है और मानवीय प्रेम दिखाया गया है। हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके जो है वो हर एक व्यक्ति को एक इंसान होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपना लोभ लालच सब त्याग करके। बस इस कहानी का जिक्र इसमें किया गया है और यही इसकी विषय वस्तु है। अब आ जाएंगे हम लोग दूसरी कहानी है आपका उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति। उत्तरी क्या है, उत्तरी परी, उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति। अभी हरित क्रांति सबको तोड़ तोड़ के समझेंगे। उत्तरी मतलब हुआ उत्तर बिहार, ठीक है। स्वप्न मतलब हुआ सपने में। परी मतलब हुआ कोई आती है, परी आती है ना आप लोग के सपने में कभी कभी कि अरे मुझे ये चाहिए, परी ने मुझे ये दे दिया। जब छोटे रहते होंगे ना तो आप लोग का ज्यादा जो है वो आता होगा, अरे मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये स्वप्न परी किनके दिमाग में और किनके स्वप्न में आती थी, फणीश्वर नाथ रेणु। अब ये फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे, तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो लेखक थे। और कौन से लेखक, आंचलिक उपन्यासकार थे। आंचलिक मतलब समझे, अंचल यानी कि किसी स्थान को जो वो विषय बना करके एक उपन्यास लिख दिए थे। और वो स्थान कौन सा था, उत्तर बिहार का कोसी क्षेत्र, जहाँ पे कोसी की नदियाँ क्या होती हैं, बहती हैं और बाढ़ लाती हैं। और बाढ़ लाने के बाद क्या क्या स्थिति होता है, आप लोगों ने कभी पढ़ा है या देखा है? किसी ने देखा है बाढ़ को? नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बाढ़ नहीं आती है। लेकिन फिर भी सोनगढ़ के उधर में कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो तो बहुत नॉर्मल है। मेन जो बाढ़ आता है उसकी त्रासदी मैं आपको 2 मिनट में भी समझा देती हूँ। जब नदी पूरे उफान पे होती है तो पूरा ये जो घर वर देख रहे हो ना आप, झोपड़ी, पेड़ पौधे, बिल्डिंग, सारे को जो वो बहा के ले जाती है। और उसके बाद जो वो इंसान जो है वो कहीं पे लटक के, कहीं पहाड़ पे, कहीं पेड़ पे, कहीं पे मचान बना के वो लोग वहाँ पे रहता है। यानी उसका सारा खाने का सामान, उसका सारा पैसा, उसका सारा कपड़ा, सारा चीज बह जाता है पानी में। और उसके बाद जब बाढ़ खत्म होता है तो क्या होता है, पूरा जो वहाँ पे गंदगी और मलबा सब इकट्ठा होता है, वो कई प्रकार की बीमारी लेके आता है। यानी न मनुष्य के पास खाने को अन्न होता है, न पैसा होता है दवाई के लिए, ना ही उसके पास रहने को जगह होता है। और वैसे स्थिति में जो है वो और बीमारी सबको घेर लेती है।
सोच लो कि वो स्थिति क्या होगी। उसी का जिक्र जो है वो इस कहानी में किया गया है। किसमें? उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति में। अब आइए, ये जो है वो इस कोसी के बारे में, इसका नाम हरित क्रांति और स्वप्न परी क्यों रखा इन्होंने? इसलिए रखा क्योंकि जो बाढ़ आती थी, उस बाढ़ के कारण जो त्रासदी फैलती थी, उसको ठीक करने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु ने बोला कि कोसी परियोजना चलाई जाए। यू ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स, और आप लोग जो है वो परियोजना का मतलब समझते होगे ना, ज्योग्राफी पढ़ाई है मैडम आपको। परियोजना यानी कि नदी को जो है वो बांध के, जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ से हम लोग कैसे अपने आप को बचाव करते हैं। आइए आप थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कैसे हम लोग जो है वो पूरे नदी का बहाव अगर आ रहा है तो हम लोग बांध बनाते हैं, यानी कि पानी को रोकने का व्यवस्था करते हैं। रोक के जो है वो बांध देते हैं पानी को, यानी कि या तो गड्ढा आप खनेंगे या उसका जो है वो राह मोड़ देंगे, जहाँ पे पानी जरूरत है उस तरफ रास्ता बना देंगे तो उधर बह जाएगी, तो आपका धार कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब परियोजना होता है, यानी कि उसको बांधने का, पानी को जो है वो क्या करने का, फैला देने का, जिससे कि उसका प्रकोप कम हो जाए। उसी सब बातों का जिक्र जो है वो इसमें किया गया है। तो इसीलिए रेणु बोलते हैं कि जो कोसी परियोजना हमारे बिहार में लाई गई है वो हमारे लिए क्या है, वरदान है। और जो दरभंगा मुजफ्फरपुर में जो बाढ़ आते थे उत्तरी बिहार में, वो कोसी परियोजना से क्या हो गए हैं, वो अच्छे हो गए हैं। वो परियोजना से बाढ़ खत्म हो गई है और पूरी धरती क्या हो गई है, हरित क्रांति की चपेट में आ गई। यानी हरित क्रांति मतलब धान उपजा, यानी बाढ़ को ही जो है वो किसमें बदल देना, अच्छे समय में बदल देना, है ना। बाढ़ खराब था, लेकिन उस पानी को जो है वो हम लोग चारों तरफ जो है वो बांट के पहुंचा दिए, तो जहाँ पे सूखा था वहाँ पहुँच करके वो पानी जो है वो क्या कर दी, धरती को हरा भरा बना दी और अन्न उपजाने में मदद की। उसी सब जिक्र के कारण जो है वो इसका टाइटल उन्होंने क्या रखा, हरित क्रांति रखा, है ना। यानी उन्होंने बाढ़ को जो है वो कैसे बदल दिया, बाढ़ को क्या चीज में बदल दिया, बाढ़ जो त्रासदी थी उसको किस में बदला उन्होंने, क्रांति, हरित क्रांति में बदल दिया। बात समझ में आ रही है? उसी का जिक्र इसमें किया गया है। अब इनके जन्म की बात देख ले तो 1921 में इनका जन्म हुआ था, 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आंचलिक उपन्यासकार थे, और अगर स्थान पूछ लिया जाए तो गांव कौन सा था इनका, औराही, हिंगना, और जिला कौन सा था, पूर्णिया, राज्य क्या था, इतना याद रहेगा। लेखक परिचय से सिर्फ इतना, और विषय वस्तु को हमने आपको अभी डिस्कस कर दिया ओरली, तो कुछ तो दिमाग में घुस गया होगा। अगर आपको कोसी से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा कि कोसी से संबंधित बातें किस कहानी में कही गई है, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति में। ठीक है, कोसी। और याद रखने का और एक तरीका, हरित क्रांति, हरित मतलब होता है हरा, और क्रांति मतलब होता है क्या चीज, क्रांति लाना, मतलब हरा में क्रांति लाना, यानी कि क्रांति अच्छे चीज के लिए होता है। तो धान की खेती में क्रांति लाना वो किससे होता है, नदी से ही होगा। जब नदी नहीं रहेगी तो नहीं होगा। तो जहाँ कोसी आ गया तो कोसी क्या है, नदी है। तो हरित क्रांति में फटाक से टिक कर दीजिएगा, ये ट्रिक है। समझ में आया? जहाँ हरित क्रांति दिख जाए, हरा क्रांति किससे आ सकता है, नदी से आ सकता है। तो तुरंत आप नदी, जहाँ कोसी दिख जाए, कोसी नदी, उस पर टिक कर देंगे। अब आ जाइए तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर है आपका एक दीक्षांत समारोह। एक क्या है, सॉरी, एक दीक्षांत भाषण, समारोह नहीं, एक दीक्षांत भाषण। अब देखिए, दीक्षांत को जो है वो तोड़िए, दीक्षा प्लस अंत, और दीक्षा का मतलब होता है शिक्षा अंत। आप लोग जो पढ़ाई कंप्लीट करोगे इंटर का, उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना, है ना, वो जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं उसमें क्या होता है, दीक्षांत जो है वो भाषण और समारोह होता है। ठीक है, यानी कि परीक्षा खत्म होने के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके लिए एक समारोह का आयोजन किया जाता है, और जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उसको बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उसको प्राइज़ दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और बताया जाता है कि हमारे कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स हैं। उसी को बोला जाता है दीक्षांत समारोह। और उस दीक्षांत समारोह में जो भाषण दिया जाता है उसी को जो है वो यहाँ पे वर्णित किया गया है, किसके द्वारा, हरिशंकर परसाई के द्वारा। अब बात उठती है कि हरिशंकर परसाई कौन थे। तो हरिशंकर परसाई जो है वो लेखक थे, और कैसे लेखक,
एक व्यंग लेखक। कैसे लेखक थे? व्यंग लेखक थे, यानी कि व्यंग कर करके अपनी बातों को समझाते थे। अब व्यंग क्या चीज पे किया है इसमें इन्होंने, तो विषय वस्तु पे आ जाइए। राजनीति और नेता पर व्यंग किया गया। बहुत मजेदार कहानी है, मैं इसको भी समझाऊंगी आपको, बस आप विषय वस्तु समझ लीजिए। इसमें राजनीतिक पे और वर्तमान राजनीति पे और नेता पे व्यंग किया गया। विषय वस्तु क्या है? राजनीति और नेता पे व्यंग किया गया है। वो एक मंत्री जो है वो आता है, क्या आप कहानी शॉर्ट में 2 मिनट में सुनना चाहेंगे क्या? ओके। एक मंत्री जो है वो दीक्षांत समारोह में उसको इनवाइट करके बुलाया जाता है चीफ गेस्ट के तौर पे, जैसे हम लोग बुलाते हैं ना, कोई भी समारोह होता है तो वो आता है और वो एकदम अनपढ़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आकर के जो बोलता है कि मतलब स्टूडेंट से उसकी एक जो है वो बात शुरू हो जाती है। तो उसमें वो बोलता है कि देखो मैं बिना पढ़े लिखे जो है वो मैं पढ़े लिखे को जो सम्मानित कर रहा हूँ, मतलब मैं बिना पढ़े लिखे हुए जो मैं कहाँ बुलाया गया हूँ, एकदम चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया हूँ। तो मतलब यहाँ पे शिक्षा पे जो वो व्यंग किया गया है, इसलिए ये इतना मज़ेदार है कि इसको जो अगर मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी तो बस इतना मज़ा नहीं आएगा। आपको मैं पूरा सुनाऊंगी तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्लाइमेक्स पूरा बता दूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बस इतना ध्यान लीजिए कि ये नेता जो है वो जो अनपढ़ नेता थे उसको दीक्षांत समारोह में बुलाया जाता है कि आप जो शिक्षित हैं उसको आप क्या करिए, प्राइज दीजिए। ये व्यंग वाली बात है कि नहीं? आप किसी अनपढ़ को बुला ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो एकदम टॉप किया है बिहार का, आप उसको प्राइज दीजिए। ये व्यंग वाली बात है ना? तो ये क्या है, वर्तमान में तो यही हो रहा है। हमारे नेता लोग क्या है, मैं किसी नाम पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा किरण स्कॉलर चैनल पे जो है वो अपलोड हो रहा है वीडियो, इसीलिए जो मैं किसी नेता पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन वर्तमान स्थिति आप समझ लीजिए, हरिशंकर परसाई जी ने भी जो है वो नेता को नहीं छोड़ा है। उन्होंने क्या कहा है कि वर्तमान नेता जो है वो क्या है, अनपढ़ है, और अनपढ़ जो है वो पढ़े लिखे को सम्मानित कर रही है। कैसा व्यंग है, समझ लो। बस एक पॉइंट से आपको समझ में आ गया। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट है इसमें और बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल आप लोग MCQ की दृष्टि से देखिए कि इसमें जो है वो एक चैप्टर है, एक दीक्षांत भाषण, और इसका नाम है हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। ये कौन है? व्यंगकार है। व्यंग मतलब हंसी मजाक में अपनी बात को कह देना और लोगों को समझा देना कि ये बात गलत है। बात समझ लो। व्यंगकार क्या होता है? व्यंग में हंसी में जो वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा देता है और समझा देता है कि आप यहाँ पे गलत हो। यही व्यंगकार का खूबी होता है ना? यानी बिना किसी को खराब लगे हुए जो वो मुद्दे पे वो बात आ जाती है। अब आइए, अब इनके जन्म की और मृत्यु की बात कर ले तो इनका जन्म कब हुआ था? 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 में हुई। कहाँ हुई थी, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जमानी गांव था, होशंगाबाद जिला था और मध्य प्रदेश क्या था? राज्य था। ठीक है। विषय वस्तु आपको मैं पहले ही समझा दी हूँ कि इसमें राजनीतिक और नेता का जिक्र है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है वो आज 3 चैप्टर का फिर से रिवीजन कर लिया है। अगर आप लोगों में से बहुत लोग नहीं आए थे तो मैं फिर से और आपको डिस्क्रिप्ट में भी समझाऊंगी। फिलहाल अभी हम लोग परीक्षा की दृष्टि से तथ्यों का संग्रहण कर रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग परीक्षा के लिए अब धीरे धीरे तैयार होते जाएँ, क्योंकि अब समय कम है। और मेरा व्याकरण का क्लासेस जो है वो IAC वाले में चल रहा है। आप सब लोग जो है वो IAC वाला भी देख लीजिए, क्योंकि मैं आपका गद्य खंड यहाँ पे स्टार्ट कर दे रही हूँ और वहाँ पे आपका ग्रामर चल रहा है। अगर आप दोनों देखते चले जाएंगे तो आपका कोर्स धीरे धीरे पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा, सिर्फ 10-10, 12-12 मिनट में। बात समझ में आ रही है? आज जो आपने 3 चैप्टर पढ़ा वो आप कभी पलट के भी नहीं देखे होगे, ठीक है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा विषय वस्तु तो समझ में आ गया ना कि क्या है। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में दे दिया जाएगा कि ये चीज़ है, जैसे ट्रिक से मैंने बताया कि सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया मतलब कौन बदल जाता है? परिस्थिति जो जहाँ बदलती है तो लोग भी बदल जाते हैं। तो जहाँ शेरा साहनी की बात आए तो इसमें टिक लगा देना, ठीक है। सिक्का बदल गया। अब देखिए, उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति का तो मैं पहले ही बता दी हूँ। हरित क्रांति कब आएगी? जब कोसी नदी होगी, ठीक है। ये ट्रिक हो गया। अब एक दीक्षांत भाषण। अब दीक्षांत भाषण में अब मंत्री जी को केवल याद कर लेना। इसमें क्या याद कर लेना? भाषण कौन देने आए थे? मंत्री जी देने आए थे।
और मंत्री जी जो है वो क्या किए थे, वो अनपढ़ थे, तो अनपढ़ जो है वो पढ़े लिखों को जो है वो सम्मानित करने आए हैं। तो ये तो क्या है, व्यंग है। इसका मतलब व्यंग्यकार कौन हुए, हरिशंकर परसाई जी। याद हो गया, ट्रिक से दिमाग में घुस गया। वैसे मैं फिर अब परफॉर्मेंस टेस्ट की बारी है। अब आप लोग सब लोग तैयार हो, इसमें कोई दिक्कत है पूछ लो, नहीं तो मैं अब क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। अब आपको कितना याद हुआ है मैं वो देखना चाहती हूँ, ठीक है। पॉज करना है। ओके स्टार्ट। नाउ एवरीवन रेडी फॉर द परफॉर्मेंस टेस्ट? यस मैम। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि जो है वो दीक्षांत समारोह कौन देने आया था। दीक्षांत समारोह में भाषण देने कौन आया था? मंत्री जी आए थे। और वो मंत्री जी जो है वो ये कहानी, जो मंत्री जी की कहानी है, ये दीक्षांत समारोह किसके द्वारा रचित है? हरिशंकर परसाई जो थे वो किस प्रकार के लेखक थे? व्यंग्यकार थे। ऑप्शन वेरी गुड, आप लोगों को तो ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं, व्यंग्यकार थे, ठीक है। अब आपका 4 ऑप्शन आ जाएगा, आंचलिक थे कि व्यंग्यकार थे कि सामाजिक थे, तो आप लोग तुरंत किस पे लगाओगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परसाई जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो कौन बता सकते हो? हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। वेरी गुड, बताओ। 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जमानी। बैठ जाइए, कौन बोलेगा? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कहाँ हुआ था परसाई जी का जन्म? शहर का बता दीजिए, स्थान का बता दीजिए। गांव में। हाँ, घबराने नहीं, स्थिर हो गए। अरे टेस्ट है, क्लास चलते है, कोई घबराने का नहीं है। जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, ठीक है। बैठ जाइए। जमानी, अगर गांव पूछा जाए तो जमानी, जिला पूछा जाए तो होशंगाबाद, राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। याद रहेगा, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति किसके द्वारा रचित है, तो आप कैसा नाम बोलेंगे? लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। अब आप हमें बताएंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के लेखक थे, हम बता रहे हैं। आंचलिक उपन्यासकार, व्यंग्यकार या सामाजिक? हाथ उठेगा। आंचलिक। आंचलिक, वेरी गुड। आंचलिक का मतलब आप बता सकते हो क्या है? आंचलिक अंचल से बना है, और अंचल का अर्थ क्या होता है? स्थान। वेरी गुड। अंचल का क्या अर्थ होता है? स्थान, यानी किसी स्थान विशेष को विषय बना करके उन्होंने क्या किया? उपन्यास लिख दिया। क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बताइए कि कृष्णा सोबती की कहानी का नाम क्या है या उपन्यास का नाम क्या है? सिक्का बदल गया। थोड़ा कस के देखो, मेरा आवाज कितना और आप लोग का आवाज क्या है? कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास का नाम सिक्का बदल गया। वेरी गुड। अब सिक्का बदल गया के मुख्य पात्र कौन कौन है? हाथ उठेगा जो बता सकता है। वेरी गुड, बोलिए। सेरा, वेरी गुड। और दाऊद खां। अभी बैठ जाइए। दाऊद खां क्या था? पुलिस था। सेरा कौन था? डॉक्टर था। सहानी कौन थी? मालकिन थी। वो कहाँ जा रही थी? पाकिस्तान। और किसने जो है वो एक सुपारी दी थी कि सहानी को मारने के लिए? वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक चीज आप हमें ये भी बता दीजिए कि क्या ये उनका जन्म, कृष्णा सोबती जी का जन्म स्थान क्या था? वर्तमान में उनका, यस, वर्तमान में उनका जन्म स्थान क्या है? कृष्णा सोबती जी का वर्तमान में जन्म स्थान क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। और पहले क्या था? गुजरात था, ठीक है। यानी विभाजन के बाद गुजरात का कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए अब उनका स्थान जो है वो क्या हो गया है? पाकिस्तान हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं पूछ लूं कि आप हमें बताइए कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था, या जिला का नाम क्या था? जिला बिहार। और राज्य बिहार। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि एक दीक्षांत भाषण का विषय वस्तु क्या था? दीक्षांत भाषण का विषय वस्तु क्या था? रुक जाइए, जल्दी बताइए, कौन बताएंगे? गलत है। एक दीक्षांत भाषण का विषय वस्तु क्या था? राजनीति और नेता पर व्यंग। कंफ्यूज नहीं करना है।
दीक्षांत समारोह में कोसी को कहाँ से घुसा दे रहे हो? मैंने आपको ठीक से बताया कि कोसी याद रखना, हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आएगी? जब कोसी नदी जब आएगी। क्लियर है? अब वो बाढ़ को जब हम लोग क्या कर देंगे, उसका परियोजना परियोजित कर देंगे, यानी कि उसको हम लोग बांध देंगे। परियोजना कहने का मतलब हम लोग किसी भी खराब चीज को जो है वो अच्छा में बदल देंगे, है ना। कोसी नदी को क्या बोला जाता है पता है? उनको श्राप बोला जाता है कि वो जहाँ जाती है वो सबको तबाह कर देती है। लेकिन कोसी परियोजना जो है वो ऐसी परियोजना थी जिसमें कि बाढ़ लाने वाली त्रासदी को खत्म करके उस नदी को ऐसे जगह इतना अच्छा कर दिया गया कि वो जो है वो हरियाली लाती। और यही स्वप्न जो है वो देखते थे कौन? रेणु जी। इसलिए जो है वो इसी स्वप्न को उन्होंने कौन सी कथा में जो है वो लिख दिया है? यस, उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति में उन्होंने जो स्वप्न देखा था कि कोसी परियोजना से यहाँ पे हरियाली आ जाएगी, उसी को इन्होंने वर्णित कर दिया। क्लियर है? इस प्रकार से आप लोगों का ये 3 लेसन का रिवीजन और परफॉर्मेंस टेस्ट और परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी क्लासेस अब खत्म होता है। आप इसको जो है वो नोट्स जो बनाए हो उसको प्लीज रिवाइज कर लेना, और 1, 2, 3 जो तीन क्लासेस अभी हुए हैं इंपॉर्टेंट, प्लीज उसको भी रिवाइज करना, व्याकरण का भी रिवाइज कर लेना। थैंक यू वेरी मच।